तो देखो लगा नहीं सही। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग न्यूटन लॉज ऑफ मोशन को स्टडी करेंगे, न्यूटन के तीनों लॉ को स्टडी करेंगे। ठीक है, एक एक चीज को डिटेल में समझेंगे कि न्यूटन ने क्या बताया था। ठीक है, तो सबसे पहला जो लॉ है उसका न्यूटन फर्स्ट लॉ पढ़ने से पहले हम लोग को समझना है कि बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होती है। क्या समझना है हमें, चलिए देखते हैं क्या है बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, क्या है भाई अनबैलेंस्ड। ठीक है, चलिए तो बैलेंस्ड फोर्स क्या होती है। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, हम जब स्कूलों में, ठीक है, टग ऑफ वॉर खेलते थे। ठीक है, टग ऑफ वॉर खेलते थे, मान लीजिए ये वो रस्सी है और ये मार्क है। ठीक है, ये मार्क है। ठीक है, अब यहां पे क्या होता था, यहां से कोई टीम खींच रही है, ठीक है, और यहां से कोई टीम खींच रही है। ठीक है, ठीक है, यहां से कोई टीम खींच रही है। अब बात ये है कि ये जो टीम है ये फोर्स लगा रही है 50 न्यूटन का। ठीक है, और ये टीम भी कितने का फोर्स लगा रही है, 50 न्यूटन का। कितने का फोर्स लगा रही है बोलो, 50 न्यूटन का। तो दोनों जगह से जब फोर्स इक्वल है तो उसको हम कहेंगे बैलेंस्ड फोर्स। क्या कहेंगे, बैलेंस्ड फोर्स। तो वही चीज यहां पे लिखी है, यू मस्ट हैव प्ले अ टग ऑफ वॉर सो लॉन्ग एज द फोर्सेस अप्लाइड बाय बोथ द साइड्स आर इक्वल, दैट इज बैलेंस्ड एंड द सेंटर ऑफ द रोप इज स्टैटिक इन स्पाइट ऑफ द अप्लाइड फोर्स। बराबर। अब भाई दोनों तरफ से 50-50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, सीधी सी बात है क्या होगा, क्या होगा, जो मार्क है वो एक जगह पे क्या होगा, स्टैटिक होगा, रुका हुआ होगा। ऑन द अदर हैंड when the applied force become unequal that is unbalanced a net force gets applied in the direction of greater force and the center of the rope shifts in the direction। ठीक है, अब मान लीजिए ये ए टीम थी, ये बी टीम थी। ठीक है, ए टीम ने लगा दिया फोर्स 100 न्यूटन का, तो सीधी सी बात, ये मार्क किस तरफ शिफ्ट होगा, इस तरफ शिफ्ट होगा। तो ये फोर्सेस अनबैलेंस्ड होने की वजह से हुआ। ठीक है, तो न्यूटन ने क्या कहा, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इनर्शिया के बारे में पढ़ाया था। ठीक है, कि इनर्शिया क्या होता है। ठीक है, इनर्शिया भी मैंने बताया था कि किसी भी ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी होती है उसको रेस्ट पे रखने के लिए, या अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में तो उस ऑब्जेक्ट का इनर्शिया उसको क्या कहेंगे कि भाई मोशन में रहे ना। तो इनर्शिया को हम लोग देखे थे कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर फोर्स, किसी भी ऑब्जेक्ट का इनर्शिया ब्रेक करना तो हमको क्या अप्लाई करना पड़ेगा, फोर्स। वही चीज यहाँ पे हमको समझना ये है कि अब न्यूटन ने क्या कहा, उनका एक लॉ है, फर्स्ट लॉ क्या है देखिए, एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू रिमेन एट रेस्ट or in a state of uniform motion along straight line unless and until external unbalanced force act on it। ठीक है, न्यूटन भाई ने क्या बोले कि ये सरफेस पे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट रखा है। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट सरफेस पे तो रखा हुआ है। ठीक है, अब होता क्या है ना, ध्यान से देखिए, ये ऑब्जेक्ट पे आपने फोर्स लगाया तो ये ऑब्जेक्ट स्टैटिक से, स्टैटिक पोजीशन से, स्टैटिक का मतलब मैंने बोला था कि रेस्ट पोजीशन। ठीक है, स्टैटिक पोजीशन से किस पे आ गया, मोशन में आ गया। स्टैटिक पोजीशन से अगर तुमने इसको, ये ए पॉइंट पे रुका हुआ था, तुमने इसको फोर्स अप्लाई की, ये शिफ्ट हो गया, यहां कहीं आ गया, बी पॉइंट पे आ गया, है ना। तो आपने इसके ऊपर कुछ फोर्स अप्लाई की तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, मोशन में आ गया। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। ये था न्यूटन का फर्स्ट लॉ कि एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स एट रेस्ट और इन अ स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन, किसी स्ट्रेट लाइन पे, एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट ऑन इट। ठीक है, अगर जब तक उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं एक्ट होगी तो वो ऑब्जेक्ट अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं होगा। ये फर्स्ट लॉ था। और उन्होंने ये भी बताया कि क्या था, हाँ, उन्होंने बोला यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है और मान लीजिए यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन से कर रहा है। ठीक है, मान लीजिए यहां पे एक कार है, ये यूनिफॉर्म मोशन से साथ ट्रेवल कर रही है। ठीक है,
इसकी वेलोसिटी है 50 मीटर पर सेकेंड। अब इस कार को भी तो रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगानी पड़ेगी, इसीलिए तो हम ब्रेक लगाते हैं, बराबर। या एक्सटर्नल कोई फैक्टर से आपने इसको रोक लिया, वो भी क्या है, न्यूटन का लॉ है ना। यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही थी, यूनिफॉर्म मोशन कर रही थी, तो हमने इसको बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगाया, उसको रुका दिया, उसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज कर दिया, मोशन से रेस्ट पे लेके आ गए, स्टैटिक पोजीशन पे ले गए। तो ये इसका फर्स्ट लॉ था, ठीक है। तो क्या है, उन्होंने क्या कहा, व्हेन एन ऑब्जेक्ट is at rest or in a uniform motion along a straight line, it does not mean that no force is acting on it। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है या यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं हो रही, उसके ऊपर फोर्सेस एक्ट होती है। फिर एक्चुअली देयर आर नंबर्स ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन इट, बट दे कैन कैंसल वन अनदर सो दैट द नेट फोर्स इज जीरो। न्यूटन फर्स्ट लॉ एक्सप्लेन्स द फिनोमेना ऑफ इनर्शिया, दैट इज the inability of an object to change its state of motion, ठीक है, or on its own। it is also explain the unbalanced force which cause a change in a state of an object। सिंपल शब्दों में उन्होंने क्या बोला कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर भाई रेस्ट पे है, तो उसके ऊपर उसको उसके इनर्शिया को ब्रेक कर दो, तोड़ दो। इनर्शिया जैसी टूटेगा, ऑब्जेक्ट अपना स्टेट चेंज कर लेगा, जाहिर सी बात है। तो एफ जो तुम्हारा एफ एक्सटर्नल है, जो तुम बाहर से जो फोर्स दे रहे हो, वो आपके हमेशा इनर्शिया से ज्यादा होना चाहिए। ये बात हो गई, ठीक है। ये था आपका फर्स्ट लॉ, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकेंड लॉ की तरफ। सेकेंड लॉ काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए थोड़ा इसको बड़ा कर लिया जाए, ठीक है। चल सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, वो चीज को समझना है। उससे पहले हमको समझना यह है कि मोमेंटम क्या होता है, व्हाट इज मोमेंटम। तो सिंपल शब्दों में याद रखो कि ऑब्जेक्ट की चलने की क्वांटिटी को आप क्या कहते हो, मोमेंटम। मोमेंटम क्या है, मोमेंटम इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट, ठीक है, मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट का अपना क्या होगा, मास होगा, बराबर, और इसी ऑब्जेक्ट की अपनी क्या होगी, वेलोसिटी होगी। तो जब आप मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करोगे, तब आपको जाके क्या मिलेगा, मोमेंटम मिलेगा। और इसको समझना ऐसा है कि भाई मोमेंटम किसी, अगर कोई बॉडी का मास ज्यादा है, तो ऑफकोर्स उसके ऊपर वेलोसिटी भी ज्यादा लगेगी, और जब मास और वेलोसिटी ज्यादा होगी तो मोमेंटम भी क्या होगा, ज्यादा होगा। किसी का मास कम है तो वेलोसिटी भी उस पर कम लगेगी, बराबर। अब आप एग्जामिन कर लो या इमेजिन कर लो कि आपने क्या किया ना, मान लीजिए आपने एक टेनिस बॉल लिया और उसको जोर से फेंक के मारा, ठीक है, वो जोर से फेंक के मारा। अब टेनिस बॉल का मास क्या था, बहुत ज्यादा था, आपने उसको वेलोसिटी भी दे दी, ठीक है, आपने 50 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से फेंक दिया और किसी को मारा। तो अब जिसको मारा उसको लगा होगा, खून वून निकल गया होगा। उसी जगह पे आपने क्या लिया, एक प्लास्टिक का बॉल लिया, उसका मास है कम, लेकिन देखिए क्या है, आपने उसको वेलोसिटी उतनी ही दी, तो वो क्या करेगा, मास कम है लेकिन वेलोसिटी ज्यादा है, लेकिन दोनों के जब वो किसी पर्सन को हिट करेंगे, तो दोनों के हिट करने पर वो जो इफेक्ट जो क्रिएट होगा वो थोड़ा डिफरेंट होगा। हो सकता है टेनिस बॉल फेंक के जब मैंने मारा तो वो पर्सन की थोड़ी सी नाक फूटी होगी, मुंह फूटा होगा, बराबर, एक समझाने के लिए मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं। लेकिन वही अगर मैंने प्लास्टिक बॉल फेंक के मारा तो हो सकता है उसको हल्का सा निशान आ गया हो, बराबर, क्योंकि प्लास्टिक बॉल का मास क्या है, कम है, तो इसीलिए उसका मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, बराबर। इसीलिए तो उन्होंने बोला न्यूटन ने कि भाई मास का मल्टीप्लाई करो वेलोसिटी से, तो आपको मोमेंटम मिल जाएगा किसी भी बॉडी का। ये चलिए अब सेकेंड लॉ क्या कहता है, देखिए, the rate of change of momentum is proportional to the applied force and the change of momentum occurs in the direction of force। सीधी सी बात है, सिंपल शब्दों में इतना याद रखो कि पहले तो न्यूटन ने बोला कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाओगे तो उसके पास एक्सेलरेशन आएगा, क्या आएगा, एक्सेलरेशन। तो उन्होंने बताया कि F इज प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन, ठीक है। फिर उन्होंने क्या बोला कि जब आप ये प्रोपोर्शनैलिटी की साइन को हटाओगे तो आप लगाओगे मास, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट ऑब्जेक्ट और ये एक्सेलरेशन।
फोर्स जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। और दोनों भी वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए इसके ऊपर क्या लगा दिए, एरो लगा दिए। अब देखिए जरा ध्यान से देखिए क्या बोला गया। सपोज एन ऑब्जेक्ट हैव ऑब्जेक्ट ऑफ मास m हैज एन इनिशियल वेलोसिटी, एक ऑब्जेक्ट है उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है। When a force of F is applied in the direction of its velocity for time t, its velocity becomes v। ठीक है, उन्होंने क्या बोला गया, इनिशियल वेलोसिटी इस ऑब्जेक्ट की क्या है, mu है, फाइनल वेलोसिटी आफ्टर टाइम t क्या हो गया, mv हो गई। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम। तो देखो यहां से ये दोनों में से m कॉमन निकालिए, बाहर निकालिए, अंदर क्या बचा, v माइनस यू अपॉन टी, और ये क्या बन गया आपका, v माइनस यू अपॉन टी क्या है, याद रहेगा आपको, v माइनस यू अपॉन टी हमने पढ़ा था, एक्सेलरेशन होता है। तो ये हमारा निकल के आ गया एक्सेलरेशन। तो देखो मोमेंटम का डायरेक्ट रिलेशन क्या है, फोर्स से, मतलब जिस, अगर मैं इसको ऐसा फेंक के मार रहा हूं तो ये ऐसा सीधा जा रहा है, या ऐसा फेंक के मार रहा हूं तो मैं ऐसा फेंका ना, ऐसा फेंका, तो इसका मोमेंटम भी, अगर मैंने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया तो इसका मोमेंटम भी वही डायरेक्शन में होगा जो डायरेक्शन में मैंने क्या लगाया, फोर्स लगाया। ये है न्यूटन का सेकेंड लॉ। और उसने यहाँ पे के को कांस्टेंट लिया तो हमने डायरेक्ट मास को ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं थर्ड लॉ की तरफ। ठीक है, न्यूटन्स थर्ड लॉ। ठीक है, देखिए क्या काफी इंटरेस्टिंग लॉ है ये। ठीक है, ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग लॉ है, ध्यान से समझिए क्या है इस लॉ में, क्या बताया गया है। ठीक है, तो क्या हो गया भाई, हाँ देखिए मैं वापिस इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। एक मिनट, हाँ क्या हो गया, हाँ ठीक है, क्या पढ़ना है हम लोग को, न्यूटन्स थर्ड लॉ। ठीक है, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ देखिए क्या है, सिंपल में अगर आपको शब्दों में बताओ तो न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है कि एवरी एक्शन फोर्स हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स व्हिच एक्ट साइमल्टेनियसली। आपने देखा होगा, आप घर पे टेनिस बॉल, अकेले अगर आप रहते हो तो आप क्या करते हो, टेनिस बॉल लेते हो और उसको बॉल पे मारते हो। ठीक है, आप जब जितनी फोर्स से उसको मारोगे उतनी ही फोर्स से वो क्या आएगा, रिटर्न आएगा। यही उसका एक्शन रिएक्शन लॉ है ना, जितनी फोर्स से आप किसी ऑब्जेक्ट को फेंकोगे उतनी फोर्स से वो क्या करेगा, रिबाउंड होकर आएगा। ये टेनिस बॉल के केस में होता है। और ये जो एक्शन रिएक्शन लॉ है ना, ये बेसिकली रॉकेट्स वगैरह बनाने में भी काम आता है। ठीक है, थर्ड लॉ हमारा जो है न्यूटन का, वो रॉकेट्स वगैरह के अंदर लगता है और अप्लाई होता है। ठीक है, तो ये एक्शन रिएक्शन लॉ क्या है, सिंपल शब्दों में उन्होंने क्या बोला, एवरी एक्शन फोर्स हैज एन इक्वल एंड अपोजिट इन रिएक्शन फोर्स व्हिच एक्ट साइमल्टेनियसली। ठीक है, जो दोनों साथ में एक्ट होते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपने टेनिस बॉल को लिया, ऐसा यहाँ फेंका, ठीक है, उसकी वेलोसिटी आपने, सॉरी वेलोसिटी ले रहा हूं, आपने 50 न्यूटन के फोर्स से इस डायरेक्शन में फेंका, 50 न्यूटन फोर्स से वो आपके इस डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, तो आपने जितने फोर्स से फेंका उतने ही फोर्स से क्या आ रहा है, वो रिबाउंड होकर आ रहा है। तो ये उसका एक्शन रिएक्शन लॉ है। तो हमने तीनों लॉ पढ़ लिया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है स्टूडेंट्स। तो आई होप ये तीनों लॉ आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उस पर क्या करेंगे, वीडियो बना के डालेंगे। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।